नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल का 183वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों और संगठनों द्वारा सभी क्षेत्रवासियों के साथ साथ पर्यटकों को बधाई दी। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 1842 में चौथे कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लूसी गटन ने आधिकारिक रूप से नैनीताल को यूरोपियन सेटलमेंट के तहत बसाया था। तो वहीं नैनीताल के खूबसूरती वादियों और झीलों के लिए देश विदेशों में भी मशहूर है। बताते चले कि नैनीताल एक ऐसा शहर है जहां सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है। 51 शक्तिपीठों का भी मां नैनी देवी गुरुद्वारा दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है जहां मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं जो है सुबह सुबह सैर पर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में प्रातःकालीन दौरे पर निकले मुख्यमंत्री धामी, जहां भराड़ीसैंण में अधिकारियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर लिया भराड़ीसैंण का जायजा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां मुख्य सेवक ने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय नागरिकों के साथ फीडबैक लिया। जनता से मिले फीडबैक पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं चमोली में चल रहे विकास और जन कल्याण के कार्यों के बारे में भी मुख्यमंत्री धामी ने चर्चा की। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री धामी हमेशा ही जो है बिना बताए जनता से भी मिलने चले जाते हैं और इसी के साथ साथ पहुंचकर जनता से बातचीत भी करते हैं। और इसी के साथ साथ बता दें कि इस बीच सुबह सुबह सैर पर मुख्यमंत्री धामी निकले जहां पर अधिकारियों से जायजा भी लिया, फीडबैक लिया और इसी के साथ साथ चमोली में चल रहे विकास और जन कल्याण के कार्यों के विषय में भी बातचीत की। जनता से भी वो मिले, फीडबैक पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जनता के बीच पहुंचकर विकास कार्यों की जायजा लिया और इसी के साथ साथ जानकारी ली और इसके बाद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री धामी नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भराड़ीसैंण से, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में प्रातःकालीन दौरे पर मुख्यमंत्री धामी का ये दौरा है जहां वो सुबह सुबह सैर पर निकले। मॉर्निंग वॉक के लिए मुख्यमंत्री धामी निकले जहां पर वो जायजा लेते हुए भी नजर आए। मुख्य सेवक ने मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय नागरिकों के साथ उन्होंने फीडबैक ली, जनता से मिले, जनता से फीडबैक लेने के बाद से अधिकारियों से चर्चा की और इसी के साथ साथ चमोली में चल रहे विकास कार्यों की भी चर्चा करते हुए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। और वही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनदेखी के चलते पतंजलि योग पीठ के आसपास रहने वाले लोगों को इन दोनों गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य में हो रही लापरवाही के चलते ठेकेदारों द्वारा मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों को हाईवे पर रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है, जो कि एक बड़ी दुर्घटना का आमंत्रित भी कर रहा है। तो वही निर्माण कार्य के दौरान यहां फ्लाईओवर और हाईवे बनने का काम हो रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में लापरवाही साफ नजर आ रही है। ना तो कोई अस्थायी व्यवस्था की गई है और ना ही लोगों को किसी तरीके से राहत दी गई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनदेखी से पतंजलि योगपीठ के आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और हम आपको बता दें ठेकेदार द्वारा लगातार निर्माण के दौरान लापरवाही सामने आ रही है। क्षेत्रवासियों के लिए ना ही कोई सर्विस लाइन बनाई गई है, न डाली गई है और जिसके कारण लोगों को या तो 5 किलोमीटर का यू टर्न लेना पड़ रहा है, आपको बता दें, या फिर लोग जो है रॉन्ग साइड ऑन द हाईवे चलने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें लोगों ने बताया कि लगातार NHAI के अधिकारियों को शिकायत की गई, बावजूद अभी तक धरातल पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मामला जो है मामले का संज्ञान लिया गया और आपको बता दें ये दिल्ली हरिद्वार मुख्य मार्ग है। जो दिल्ली से आने वाला मुख्य ट्रैफिक है वो इसी मार्ग के थ्रू हरिद्वार में एंट्री करता है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार जो है वो किसी प्रकार की कोई भी नियमावली का पालन नहीं कर रहा है, मनमानी
मनमाने तरीके से काम कर रहा है। क्षेत्रवासियों ने हरिद्वार के जिला प्रशासन, जिला अधिकारी इस अपील की है कि उनकी समस्या का संज्ञान लिया जाए और मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उसका निदान किया जाए। प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट, रुड़की से। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के सेकंड फेज का मतदान होने वाला है। बड़ी जानकारी, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। 23 नवंबर को मतगणना होगी और इसी के साथ साथ बता दें 90,875 मतदाता करेंगे 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मतदान के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज यानी कि मंगलवार को 166 पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां अगस्त्यमुनि से रवाना हो चुकी है। वहीं कल यानी कि सोमवार को दूरस्थ स्थानों पर 7 पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर हुई थी रवाना। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उपचुनाव के लिए जो सुरक्षा है उसके चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। वहीं मतदान के लिए पुलिस बल ने अपनी कमर कस ली है। उपचुनाव ड्यूटी में नियुक्त होने वाले पुलिस बल को एसपी रुद्रप्रयाग ने ब्रीफ किया, तो वही पुलिस बल ने केदारनाथ विधानसभा के विभिन्न कस्बों में रूट मार्च कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का सेकेंड फेज यानी दूसरे चरण का कल मतदान होने वाला है, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी कर ली गई है। ड्यूटी के लिए जितने भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, अब सबको जो है कड़ी दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। चुनाव श्री केदारनाथ विधानसभा का 2024 का आज 18 तारीख को बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्रीफिंग हो गई। सुरक्षा का इंतजाम मैं कहूँ तो हमारे पास लगभग 1000 से भी ज़्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ अरेंजमेंट में लगे। 3 CAPF की टुकड़ियाँ तथा 1 हमारी उत्तराखंड पुलिस की अहम बटालियन की 4 टोटल कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है। और सारे भी जो पुलिस कर्मचारी है वो बहुत ही उत्साहित नज़र आए और उनको लेके जो ट्रैवलिंग अरेंजमेंट हो या सुरक्षा के इंतजाम हो, रहने के अरेंजमेंट है, ये भी हमारे द्वारा किया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है ये पूर्व वर्ष के भांति इस साल का चुनाव भी बहुत ही अच्छा और अच्छे माहौल में बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा। ऋषिकेश में ग्राहकों की जागरूकता की कमी का फायदा दुकानदार जमकर उठा रहे हैं। दुकानदार ग्राहकों को एक्सपायरी सामान बेचकर उन्हें बीमार करने का काम कर रहे हैं। यदि कोई ग्राहक जागरूकता दिखाते हुए एक्सपायरी सामान की शिकायत संबंधित दुकानदार से कर रहा है, तो दुकानदार उनसे लड़ाई झगड़ा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और कई बार इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं।
ताजा मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में हरिद्वार रोड स्थित टैक्सी यूनियन के सामने एक दुकान की है, जहां नामी कंपनी के एक्सपायरी नमकीन के पैकेट बेचे जा रहे हैं और एक युवती ने इस दुकान से नमकीन का पैकेट खरीदकर खाना शुरू किया तो नमकीन का स्वाद खराब महसूस हुआ। पैकेट पर एक्सपायरी डेट देखने पर युवती के होश उड़ गए। पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट करीब सप्ताह भर पुरानी दिखाई दी तो वह शिकायत करने पर दुकानदार युवती से उल्टा उलझने लगा। बनखंडी निवासी शीतल पाल ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है। ये टैक्सी यूनियन के सामने जो हरिद्वार रोड पे ना शॉप है ना परचून की, मैं इन पे नमकीन का पैकेट लेने गई थी और जब मैं लेके आ गई और मैं खा के देखा ना मैंने, तो वो ना मुझे कड़वी लगी। तो मैंने एक्सपायरी डेट देखी, तब तो देखी नहीं थी दुकान पे, तो मैंने एक्सपायरी डेट देखी तो वो एक्सपायर हो चुका था, जो कि 1 हफ्ता पुराना था। ठीक है, फिर मैंने चेंज करने गई, मैंने सोचा अंकल चेंज करके दूसरा दे देंगे, बट उन्होंने मुझे ये बोला दुकान पे जाने के बाद कि हम ना तो इसे एक्सचेंज करेंगे और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने बोला कि ना दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या बेच रहा है, एक्सपायरी माल क्यों बेच रहा है। कह रहे नहीं, ये तो लेने वाले को देखना चाहिए कि वो कैसे लेके जा रहे हैं। और उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और ना ही रिटर्न करके कुछ दिया है, और बोल रहे जो होता है तुमसे वो कर लो, रिपोर्ट करानी रिपोर्ट करा लो, कुछ भी करा लो। तो ये जो एक्सपायरी माल लोग बेच रहे हैं ना दुकानों पे, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुचर्चित यूट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मात्र 12 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि रंगदारी के मामले में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपी के ठिकाने का इनपुट प्राप्त किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए योजना बनाकर मात्र 12 घंटे के अंदर ही ओलिविया कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी से अपना नाम अरुण कुमार निवासी थानपुर बिसौली जिला बदायूं यूपी का रहने वाला बताया। आपको बता दें कि यूट्यूबर सौरभ जोशी ने कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर देकर कहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर उन्हें धमकी भरा पत्र भेजकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और पैसे न देने पर उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने सम्मानित भी किया। उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को एक धमकी आई, जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई। क्योंकि इस मामले में जो धमकी दी गई उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में जो धमकी भरा पत्र आया था उसको उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी देखे हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक अभियुक्त जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में आया और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ पे निकल के आई बात कि उसके द्वारा ही यूट्यूबर सौरभ जोशी से पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। ये जो अभियुक्त है ये पंजाब के मोहाली में एक होटल में काम करता था और इसने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कई अन्य जगह पर लोगों द्वारा डराए धमकाने और पैसे वसूल करने के मामले को देखा था। उसी से इसने आइडिया लेकर यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकाने का कार्य गिरफ्तारी हल्द्वानी से हमने गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूर्व में या हल्द्वानी में आकर सौरभ जोशी करके रेकी की गई और इसके साथ इसने देखा कि किस तरीके से उसको धमकाया जा सकता है, तो इसी उद्देश्य से हल्द्वानी आया था और जब पैसे लेने के इरादे से और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है।
लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैंडसेड के सारकोट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विधायक अनिल नौटियाल भी उपस्थित थे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गैंडसेड के सारकोट, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हर ग्राम सभा हमारी मजबूत होनी चाहिए। विकास की दृष्टि से हर प्रकार का विकास वहां पहुंचना चाहिए। और चूंकि मुझे आज आपके बीच में आज आपके इस ग्राम सभा सारकोट में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पिछली बार आया था तो हमारे शहीद, उनके स्मरण में उनको श्रद्धांजलि देने आया था, उनके परिवार में आया था। लेकिन कल रात्रि को मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने रात में ही तय किया कि आप सबसे जरूर मिलता हूं। इतने नज़दीक आप सब लोग, भराड़ीसेठ जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उस राजधानी के अत्यंत निकट का गांव है। और ये अत्यंत निकट का गांव, ये गांव हमारा आदर्श गांव बनना चाहिए। ये गांव हर दृष्टि से विकास के सारे मानकों को पूरा करने वाला गांव बनना चाहिए। उसको लेकर मेरे मन में विचार था और आज आप सबके बीच में मैं आया हूँ। आप सबको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, इस ग्रामवासियों को, सभी निवासियों को, कि आप सब लोगों ने यहाँ की हरियाली को सुरक्षित करने का काम किया है, संवर्धित करने का काम किया है, हरियाली बचा कर रखी है। इस गांव में आपने पशुधन बचाया है। इस गांव में आपने तमाम प्रकार से फल फूल सब्जियां उगाने का काम किया है। आपने हर प्रकार से यहाँ से पलायन रोकने का भी काम किया है। इसलिए सच में ये गांव तो आदर्श होना चाहिए। इसलिए मेरे मन में एक कल्पना आई कि जिलाधिकारी जी, हमारे जिलाधिकारी जी भी आज प्रातःकाल मेरे साथ थे, तो ये गांव अब आदर्श ग्राम सभा होना चाहिए और इसका जो विकास है हर प्रकार से एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में होना चाहिए। और जिस सड़क से हम आ रहे थे, आप लोगों ने पिछली बार मांग की थी कि जो है ये जो ग्राम सभा है इसका, क्योंकि भराड़ीसेठ से अगर उस तरफ से घूम कर आते हैं गैरसैंण की तरफ से तो बहुत लंबा हो जाता है। इससे रोड का मिलान हो चुका है और जल्दी ही इसका डामरीकरण भी हो जाएगा। आज हम लोग पहुंच गए हैं, पूरा तंत्र यहाँ पहुंच गया है। तो ठीक तो जल्दी ही जो है इसका डामरीकरण भी होगा। भराड़ी देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण की पहले ही घोषणा की गई है। जैसे ही अभी, क्योंकि माँ भराड़ी की बड़ी कृपा है,
यहाँ पर इतना बड़ा अवस्थापना संरचना यहाँ पर बन चुकी है, तो जल्दी ही भराड़ी देवी का जो मंदिर है वह भी एक भव्य स्वरूप ले, एक दिव्य स्वरूप ले। उसके लिए हमने कहा है कि आगमन आते ही उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। जल्दी से जल्दी आगमन आए। अभी विधायक जी ने बताया सारकोट ग्राम में ऐतिहासिक क्वाठा की जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। जल्दी ही इस पर भी काम प्रारंभ हो जाएगा। पेयजल योजनाओं का कार्य चल रहा है, इसमें और तेजी लाई जाएगी जिससे कि यहाँ पर पेयजल का काम भी जल्दी से जल्दी हो और आदर्श ग्राम घोषित होते ही, आदर्श ग्राम घोषित होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तत्काल की जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर, चूंकि वैसे तो अगर मैं कहूँ तो वैसे ही अपने आप में आदर्श है, उत्तराखंड के अन्य गांवों को भी यहाँ से पलायन नहीं हुआ, यहाँ पशुधन बचा, यहाँ हरियाली बची, यहाँ पर तमाम जो कुरीतियाँ हैं उन्होंने पैर पसारने से पहले हमारी बहनों ने, मंगल दल की बहनों ने अपना एक अच्छा अभियान यहाँ पर चलाया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे काम पूरे होने हैं, काम आगे बढ़ने हैं, तो आपको आदर्श ग्राम घोषित होते ही वो सब प्रक्रिया दिखाई देगी जो अन्य गांवों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करेगी आने वाले समय में। और ये जिम्मेदारी जहां प्रशासन की है, सरकार की है, वहीं ग्रामवासियों को भी अपने गांव के विकास के लिए तत्पर होकर आगे आना होगा। हमारे नौजवानों को बड़े। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात राजधानी का जायजा लेने के लिए अजय सिंह एसएसपी पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर एसएसपी ने देर रात देहात क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं सहसपुर, सिलाकोई सहित विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए नजर आए एसएसपी, जहां पुलिस चेकिंग का जायजा लिया। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए, जहां रात के समय नियमित रूप से क्षेत्र में चेकिंग करें और गश्त करें, ऐसा संदेश देते हुए एसएसपी अजय सिंह नजर आए। और इसी के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और संदिग्ध रूप से घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई के लिए भी निर्देश देते हुए नजर आए। वही संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करें, ऐसा निर्देश देते हुए एसएसपी अजय सिंह नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देर रात राजधानी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर एसएसपी अजय सिंह पहुंचे। एसएसपी ने देर रात देहात क्षेत्र का दौरा किया, निरीक्षण किया, जायजा लेते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ सहसपुर, सिलाकोई सहित विभिन्न क्षेत्रों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, पुलिस चेकिंग के लिए भी जायजा लेते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश देते हुए एसएसपी अजय सिंह नजर आए। देर रात क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया, आगे बढ़ते हुए तमाम स्थितियों का जायजा लिया। निरीक्षण करते हुए एसएसपी अजय सिंह नजर आए। और इसी के साथ साथ तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए सभी उच्च अधिकारियों को निर्देश भी दिया। और इसी के साथ साथ पुलिस चेकिंग का जायजा लेते हुए नजर आए। और काशीपुर पुलिस ने जनपद में संचालित एक बड़ी अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध असलहा और असलहा बनाने के उपकरण के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ऑफिस काशीपुर में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि लंबे समय से गदरपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित असलहा फैक्ट्री में अवैध असलहा बनाकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। और इसी के साथ साथ अवैध असलहा को ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था। सूत्रों से जब पुलिस के आला अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने इस पर क्षेत्राधिकारी बाजपुर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने उक्त अवैध असलहा फैक्ट्री में छापा मारकर फैक्ट्री में संचालक शातिर बदमाश इंद्र सिंह को गिरफ्तार करने के साथ ही साथ फैक्ट्री में बड़ी तादाद में अवैध असलहा बरामद किया है, जिसमें 4 देसी तमंचे 315 बोर के साथ, 3 तमंचे 12 बोर के साथ और बंदूक समेत जिंदा कारतूस की बरामदगी के साथ हथियार बनाने के उपकरण मिले हैं। खुलासा करते हुए जिले के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने इस बड़ी अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बदमाशों की कमर तोड़ दी है। मामले में लिप्त फैक्ट्री संचालक को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ ही फैक्ट्री संचालक के सहयोगी आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र में असलहे बनाने के अपराध में एक व्यक्ति दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे 9 असलहे बरामद हुए, जिसको देशी कट्टा कहते हैं।
जिसमें से कुछ इसके पास कारतूस भी, खाली कारतूस और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।